हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस तरह से ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उससे पहले देखिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए जो ये साइंस का पेपर होता है वो 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें देखिए 1 to 5 यानी कि 1 से 5 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद 6 to 11 यानी कि 6 से 11 नंबर तक आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। और देखिए उसके बाद 12 to 18 यानी कि 12 से 18 नंबर तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। और इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 1-1 नंबर के। और देखिए जो अति लघु उत्तरीय टाइप होते हैं वो भी आपकी 1 नंबर यानी कि 1 अंक अति लघु में भी आपको प्राप्त होता है। और उसके बाद अगर लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो उसमें आपको 2 अंक प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए हरित लवक पाया जाता है, तो ऑप्शन आ है जंतु कोशिका में, ऑप्शन बा है कवक में, ऑप्शन सा है विषाणु में, और ऑप्शन दा है वनस्पति में। तो आइए जानते हैं इसका जो आंसर है। देखिए सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि हरित लवक, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं है ना, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो हरी होती हैं, इसलिए इसको हरित लवक कहा जाता है। और देखिए पेड़ पौधे, इसमें क्या होता है, तो क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर है वो आपका द ऑप्शन हो जाता है यानी कि वनस्पति में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, या सैमुअल मोर्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ग्राहम बेल। उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो ऑप्शन आ है काजल, ऑप्शन बा है जंतु चारकोल, ऑप्शन सा है कोयला, और ऑप्शन दा है हीरा। तो इसका आंसर जानने से पहले हम थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। देखिए जो क्रिस्टलीय रूप में कार्बन के परमाणु होते हैं और वो सही तरीके से व्यवस्थित होते हैं, और उनकी जो मतलब चैन होती है वो सही और साफ तरीके से दिखती है। यानी कहने का मतलब ये होता है जो क्रिस्टलीय रूप होता है उसकी जो चैन होती है तो वो हमें साफ और सही तरीके से दिखती है। तो इसलिए देखिए काजल नहीं हो सकता, और जंतु चारकोल भी नहीं, और कोयला भी नहीं। इस तरह आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हीरा हो जाता है। इसलिए देखिए कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो हीरा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है द्रव्य के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन आ है गलनांक, ऑप्शन बा है हिमांक, ऑप्शन सा है वाष्पीकरण, और ऑप्शन दा है संघनन। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जानने से पहले हम इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देखिए गैस में क्या होता है, गैस पर पानी रखा है और गैस को देखिए गैस को ऑफ नहीं किया है, तो आप क्या देखोगे कि पानी वाष्पीकृत हो रहा है। देखिए जैसे कि आपने गैस पर बर्तन रखा है और उसके बाद उसमें से पानी वाष्पीकृत हो रहा है और आपने जो है उसको ऑफ नहीं किया है, तो धीरे धीरे बर्तन में कम हो रहा है। क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बर्तन में जो है वो पानी कम हो रहा है, और पानी क्या, तो द्रव्य है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाष्पीकरण हो रहा है। और कहाँ जा रहा है, तो वायुमंडल में।
तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका वाष्पीकरण हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी टाइप का 5th नंबर का क्वेश्चन। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो इसका देख लेते हैं आंसर। देखिए, फर्स्ट नंबर पर है राइजोबियम, सेकेंड नंबर पर है क्लास्ट्रीडियम, और देखिए नंबर पर है एजोटोबैक्टर, और दा पे है लैक्टोबैसिलस। तो देखिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो देखिए आपका क्या हो जाता है, वो आपका राइजोबियम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो राइजोबियम हो जाता है। और देखिए याद करने की ट्रिक अगर आपको हम बताएं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए चना मटर, तो मटर का आप रा ले लें, ठीक है ना, मटर का आप लोग रा ले लें, और उसके बाद देखिए रा से हो जाता है राइजोबियम, ठीक है ना। मटर का आपने रा लिया और उसके बाद इसी में आपका राइजोबियम हो जाता है। ठीक है ना। और देखिए चना मटर की जो जड़ें होती हैं वो देखिए इस तरह से कुछ होती हैं, और इसका जो जीवाणु यानी राइजोबियम जो होता है वो देखिए ये इसमें आपका ये हो जाता है जीवाणु। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राकृतिक रूप से 0.3 से 0.4% पाई जाती है, और यह सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है लेकिन उन्हें वापस भी नहीं जाने देती, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए। और देखिए अगर बढ़ जाए तो क्या होता है? तो देखिए अगर बढ़ जाए तो इसमें फर्स्ट नंबर पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। सेकंड नंबर पर देखिए जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी। थर्ड नंबर पर है पहाड़ों की बर्फ पिघल जाएगी जिससे समुद्र तल स्तर बढ़ जाएगा। और देखिए फोर्थ नंबर पर है समुद्र के किनारे वाले शहर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा, यानी कि जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं उनका डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ किसे कहते हैं? पौधे में पाए जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर रहता है। देखिए जो ज़मीन के अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जड़ कहते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका ऊपर का भाग हो गया, लेकिन जो ज़मीन के अंदर है तो उसको हम जड़ कहते हैं, और इसे दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर हो जाता है मूसला जड़, और सेकेंड नंबर पर हो जाता है झगड़ा जड़। और देखिए आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ रखा है मूसला जड़ कौन सी होती हैं। तो देखिए जैसे मूली गाजर, इनकी आपकी क्या हो जाती हैं? तो मूसला जड़ें ये हो जाती हैं। ये क्या होती हैं? ये मूसला जड़ें होती हैं। और देखिए झकड़ा जड़ किस टाइप की होती है? तो झकड़ा जड़ देखिए थोड़ी सी इस टाइप की होती है, जिसे अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक सिरे पर बल और दूसरे सिरे पर भार तथा बीच में आलम्ब होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कैंची किस प्रकार का उत्तोलक हो जाता है? तो कैंची जो है वो आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। इसी तरह से देखिए आपका जो है सीढ़ी क्या हो जाती है? आप लोग मतलब यानी कि सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो देखिए पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। तो इसमें हो जाता है फर्स्ट नंबर पर प्लास्टिक के थैले बनाने में, ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और अपने आप से भी आप लोग ये
लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। सेकंड नंबर पर हो जाता है प्लास्टिक फिल्म बनाने में, थर्ड नंबर पर हो जाता है जिओम्ब्रेन बनाने में, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है प्लास्टिक बोतल तथा अन्य पात्र बनाने में। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो देखिए, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और देखिए, निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का, किसका? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग? तो निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस का। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में उत्तल या अवतल, इस तरीके की कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? देखिए, इसका आंसर जान लेते हैं। मरुस्थलीय वातावरण के लिए ऊंट सबसे अधिक उपयोगी जीव है। क्योंकि देखिए, ये क्यों उपयोगी है? तो फर्स्ट नंबर पर इसे प्यास बहुत कम लगती है, और देखिए इसके पैर गद्दीदार होते हैं जो मरुस्थलीय रेत में आसानी से चल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न। आप लोग देखिए, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। यानी कि ये जो पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदा क्या है? इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। तो प्राकृतिक संपदा में जल, वायु, जंगल, पहाड़, नदियाँ, समुद्र तथा धरती से निकलने वाले खनिज पदार्थ, धातुएं, कोयला, पेट्रोलियम आदि हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो इसके संरक्षण के उपाय हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जंगलों की कटाई रोकी जाए तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। सेकंड नंबर पर हो जाता है खनिज पदार्थों का दोहन कम किया जाए। और देखिए, थर्ड नंबर पर हो जाता है आपका जल संरक्षण के लिए नदियों पर बांध बनाए जाएं तथा जल की बर्बादी को रोका जाए। और देख लेते हैं फोर्थ नंबर पर, देखिए वर्षा जल को बहने से रोका जाए तथा उचित संचयन किया जाए। फिफ्थ नंबर पर देखते हैं पेट्रोल डीजल वाहन कम करके बैटरी चालित वाहन प्रयोग में लिए जाएं। उसके बाद 6 नंबर पर देख लेते हैं सौर ऊर्जा को अधिकाधिक प्रयोग करके विद्युत बनाई जाए। ये आपका देखिए आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? किसी एक विधि के बारे में लिखिए। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो संचालन, संवहन और विकिरण। कौन कौन सी है? तो संचालन है, संवहन है और विकिरण है। अब देखिए, एक विधि के बारे में जान लेते हैं। तो एक विधि जो आपकी हो जाती है वो आपकी देखिए संचालन, इसके बारे में जान लेते हैं। यह वह विधि है जिसमें ऊष्मा स्वयं चलकर जाती है। जैसे चिमटे से आग पकड़ते हैं या रोटी सेकते हैं तो उसका एक सिरा आग के संपर्क में होता है। देखिए, ऐसे ही तो कुछ होता है, जैसे चिमटा इस तरीके का होता है और जब ये आग को पकड़ता है, देखिए तो एक सिरा आग के संपर्क में होता है और दूसरे सिरे को हाथ से दबाया जाता है। ठीक है ना। अब धातु के अणु उस ऊष्मा को दूसरे अणुओं को आगे से आगे देते जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से है और ऐसे 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 देते जाते हैं। अर्थात ऊष्मा स्वयं चलकर एक अणु से दूसरे अणु से तीसरे अणु तक, जैसे यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तथा धीरे धीरे पूरे चिमटे को गर्म कर देती है। इसलिए इसे
संचालन अथवा स्वयं चालन विधि कहते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। तो देखिए प्रतिजैविक दवाएं वह होती हैं जो बीमारी के विषाणुओं को मारती हैं तथा रोगों से लड़ने वाले जीवाणुओं को बल प्रदान करती हैं। इनका उपयोग ऑपरेशन के बाद में घाव सुखाने, वायरल फीवर और जुकाम, पेट दर्द आदि जैसी बीमारियां, हैजा, चेचक, पेचिश आदि को ठीक करने में होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों के कार्य लिखिए। तो देखिए पत्तियों के कार्य क्या हैं। तो फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। सेकंड नंबर पर हो जाता है पौधों के लिए सांस लेने का काम करती हैं। फिर थर्ड नंबर पर हो जाता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। फोर्थ नंबर पर हो जाता है पत्तियां उत्स्वेदन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। और देखिए फिफ्थ नंबर पर हो जाता है कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। उसके बाद देखिए देख लेते हैं थर्ड नंबर पर आयतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर जान लेते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा देखिए कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, आभासी बनता है एवं वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज का यानी 2019 का जो आया हुआ क्वेश्चन था उसमें का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। देखिए क्या होता है इसका उपयोग, तो दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे किस जीवाणु द्वारा, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। और देखिए सेकंड नंबर पर देख लेते हैं पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। देखिए क्या होता है जीवाणुओं का उपयोग, तो किसमें होता है, तो औषधि बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर देख लेते हैं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो कृषि में मृदा की उर्वरता। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है देखिए टीका, वैक्सीन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर पर अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। 7वें नंबर पर जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक है। 8 नंबर पर है किण्वन में सहायक है। 9 नंबर पर है पौधों को रोगों से बचाते हैं। और 10 नंबर पर है एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में सहायक है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और हम उसका रिप्लाई भी आप लोगों को देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ।
थैंक यू।